दोस्तों स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल वी आर उदय क्लासेस पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10 संस्कृत के टॉप 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहिएगा और एक भी क्वेश्चन को आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित हैं। तो देखिए भारत महिमा जो हमारा पाठ है, इस पाठ के अंदर कुल मिलाकर के 5 पद हैं। अब इस 5 में से 2 ऐसे पद है जो पुराणों से संकलित है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 पद पुराण से संकलित है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है। मतलब आधुनिक काल की जो संस्कृत लेखिका है उनमें सबसे अधिक फेमस कौन है। तो बाबू सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन है, तो आप लोग कहिएगा पंडित क्षमा राव है। कौन है, पंडित क्षमा राव है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि सप्तपदी कर्म कांड किस संस्कार में होता है। तो सप्तपदी कर्म कांड जो है ये किस संस्कार में होता है, तो आप लोग याद रखिएगा विवाह संस्कार में होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं। मतलब जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि संस्कारों की कुल संख्या 16 होती है और इसको 5 अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। और जन्म से पूर्व संस्कार कितनी होती है, तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार होती है। कितनी होती है, 3 संस्कार होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि विद्या की रक्षा किससे होती है। तो विद्या की रक्षा के बारे में पूछा है, और विद्या की रक्षा किससे होती है, तो विद्या की रक्षा आप लोग याद रखिएगा योग से होती है। किससे होती है, सॉरी योग नहीं होती है, विद्या की रक्षा वृत्ति से होती है। किससे होती है, वृत्ति से होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए। मतलब अगर आप उन्नति चाह रहे हो तो आपको कितने दोष का त्याग कर देना चाहिए। तो आप लोग याद रखिएगा कि कितने दोष, तो 3 दोष का त्याग कर देना चाहिए। यहाँ पे नहीं है तो आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 3 दोष। ठीक है, कितने दोष, 3 दोष। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि कर्मवीर राम परवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि कर्मवीर कौन था, तो कर्मवीर राम परवेश राम था। अब पूछ रहा है कि ये जो राम परवेश राम था इसके परिवार में कुल कितने सदस्यों की संख्या थी। तो देखिए राम परवेश राम के परिवार में सबसे पहला सदस्य राम परवेश राम था, दूसरा उसकी माता थी, तीसरा उनके पिता थे, और चौथा जो सदस्य था वो उनकी बहन थी। तो कुल मिलाकर के कितने सदस्य हो गई, तो कुल मिलाकर के उनके घर में 4 सदस्य थी। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि राम परवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया। मतलब राम परवेश राम जो थे ये उच्च विद्यालय में कौन से स्थान पे आए, 5वां पे, तीसरा पे, दूसरा पे या फिर पहला पे। तो याद रखिएगा कि राम परवेश राम उच्च विद्यालय में पहले स्थान प्राप्त किए थे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद देख लीजिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ। तो स्वामी दयानंद के जन्म के बारे में पूछ रहा है, और इनका जन्म कब हुआ था, तो 1824 में हुआ था। और पूछा कि कहाँ पे हुआ था, तो आप लोग कहिएगा कि गुजरात के टंकारा नाम के गांव में हुआ था। ठीक है, उसके देख लीजिए अगले क्वेश्चन को, 10 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि भीखन टोला देखने कौन आया था। तो भीखन टोला एक गाँव का नाम है और ये राम परवेश राम जी का गाँव था। तो इस गाँव को देखने के लिए कौन आया था, तो बाबू याद रखिएगा इस गांव को
को देखने के लिए अध्यापक यानी कि शिक्षक आया था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि मंदाकिनी का अर्थ क्या है। तो मंदाकिनी का अर्थ यहाँ पे पूछा जा रहा है, और मंदाकिनी का अर्थ क्या है बाबू, तो गंगा नदी का मतलब ही मंदाकिनी होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं। तो श्री राम यानी कि जो हमारे भगवान राम हैं, ये मंदाकिनी यानी कि गंगा नदी की जो शोभा है ये किसको दिखा रहे थे, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कि श्री राम मंदाकिनी की शोभा सीता जी को दिखा रहे थे। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन ये है कि हितोपदेश के रचनाकार कौन है। तो हितोपदेश के लेखक यानी कि रचनाकार के बारे में पूछा है, और इसके रचनाकार कौन है, तो नारायण पंडित है। कौन है, नारायण पंडित है। तो इसका हो जाएगा डी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से संकलित है। तो व्याघ्रपथिक कथा यानी कि जो कहानी है ये किस ग्रंथ से लिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा किस ग्रंथ से लिया गया है, तो हितोपदेश से लिया गया है। और हितोपदेश के लेखक कौन है, तो नारायण पंडित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर आपसे कह रहा है कि किसके बिना ज्ञान भार है। मतलब ज्ञान किसके बिना भार के समान है। तो आप लोग याद रखिएगा कि बिना क्रिया के यानी कि बिना काम के जो ज्ञान है ये बिल्कुल भार के समान है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बैर से बैर का समन क्या है। तो बैर जो होता है उससे बैर का समन क्या है, तो बाबू याद रखिएगा असंभव है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर असंभव। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि अशांति से क्या होता है। तो अशांति जो है बाबू, इससे मानवता का विनाश होता है। क्या होता है, मानवता का विनाश होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि मैथिली भाषा के कवि कौन है। तो मैथिली भाषा के कवि कौन है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा मैथिली भाषा के जो कवि है ये विद्यापति है। कौन है, विद्यापति है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि वीरेश्वर कैसा था। तो सबसे पहले बात तो ये कि जो वीरेश्वर था ये मिथिला का मंत्री था, ठीक है। और ये इसका जो स्वभाव था ये बिल्कुल ही दानशील था। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, यानी कि यह दानशील था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि आलस कथा के अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे। तो अभी भी मैंने आपको बताया था कि मिथिला के मंत्री कौन थे। तो मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे और ये दानशील थे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। तो मंगलम पाठ जो है इसमें कैसे मंत्र संकलित है, तो पदात्मक मंत्र संकलित है। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू, इसका हो जाएगा बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका है। तो सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है बाबू, तो याद रखिएगा हिरण्मय पात्र से ढका है। और हिरण्मय पात्र किसको कहते हैं, तो सोने का जो पात्र है उसको हिरण्मय पात्र कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में क्या विद्यमान है। मतलब मनुष्य का जो हृदय रूपी गुफा है उसमें क्या रहता है। तो आप लोग याद रखिएगा उसमें आत्मा विद्वान है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि सबसे बड़ा शत्रु यानी कि दुश्मन कौन है। तो सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है बाबू, तो जो आपका आलस्य यानी कि जो आपका आलस्य है वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान क्या होता है, तो जो आत्मा है ये महान से भी महान होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि आत्मा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आलसशाला में आग कब लगाई गई थी। तो आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, तो जो आलसशाला था इसमें आलसियों की परीक्षा लेने के लिए
आग लगाई गई थी। अब ये आग कब लगाई गई थी, तो याद रखिएगा ये आग तब लगाई गई थी जब सब सो रहे थे। क्या कर रहे थे, जब सब सो रहे थे तब लगाई गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि सदा किसकी जीत यानी कि जय होती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि सदा यानी कि हमेशा सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है, सत्य की जीत होती है, और सदा असत्य की जीत नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक देश दूसरे देश के क्या देखकर जलता है। तो एक देश जो है ये दूसरे देश का उत्कर्ष देख करके जलता है। क्या देख करके जलता है, उत्कर्ष देख करके जलता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, बिल्कुल ही राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि कर्ण किस देश का राजा था। तो कर्ण के बारे में आप लोग जानते हो, महाभारत वाला। तो ये जो कर्ण थे ये किस देश के राजा थे, तो अंग देश के राजा थे, और इनको अंगराज कहा जाता था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी वाला, बिल्कुल ही राइट आंसर। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। तो बूढ़ा बाघ जो था उसके हाथ में क्या था, तो सोने का कंगन था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए वाला, बिल्कुल ही राइट आंसर। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग इसे शेयर कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।